अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है गाउट। गाउट बेसिकली हमारी जो जॉइंट्स हैं, सिंपली उसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का एक्यूमुलेट हो जाना और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होना, उसको हम गाउट कहते हैं। लेकिन अगर हम मेडिकल टर्म में बात करें तो गाउट क्या है? ये मोनो आर्टिकुलर, मतलब कि एक जॉइंट की आर्थराइटिस स्वेलिंग है जिसके अंदर मोनोसोडियम सिट्रेट क्रिस्टल जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं, जिनको हम लेमन टर्म में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स कहते हैं। और मोस्ट कॉमनली ये हमारे जो पाँव है, पाँव का जो अंगूठा होता है, बिग टो होती है, हमारे बिग टो के जो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है। कॉमनली वो प्लेस है और उसको फिर हम पोडेग्रा कहते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी किसी भी जॉइंट में डेवलप हो सकता है, एक्यूमुलेट हो सकता है। इसमें होता क्या सर, इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? पेशेंट को अचानक से सडनली क्या होता है कि जॉइंट के अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है, पेशेंट को टेंडरनेस वहाँ पे डेवलप हो जाती है, स्वेलिंग होती है, एडिमेटस होता है, मतलब रेडनेस हो जाएगी। और अगर स्किन के इन्वॉल्वमेंट हो तो वहाँ पे उस इन्वॉल्वमेंट को हम टोफाई बोल देंगे। फिर स्किन की या सॉफ्ट टिश्यू की डिपोजिशन को हम टोफा बोलते हैं। और इसके साथ पेशेंट की लास्ट नाइट की हिस्ट्री होती है, या तो अल्कोहल कंजप्शन की या मीट इनटेक की, रेड मीट इनटेक की। कॉमनली कॉजेज़ की बात की जाए, वैसे तो यूरिक एसिड किसी भी वजह से बढ़ सकता है पेशेंट को, लेकिन कुछ कॉमन कॉजेज़ क्या हैं? या तो पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, या यूरिक एसिड की जो है एक्सक्रीशन कम हो रही है। तो ओवर प्रोडक्शन की क्या कॉज हो सकती है? मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो आइडियोपैथिक होती है। लेकिन इसके अलावा सेल्स की ब्रेकडाउन की वजह से, जैसे कि कैंसर में होता है, कीमोथेरेपी के अंदर, रेडियोथेरेपी के अंदर होता है, एथेनॉल मतलब अल्कोहल की कंजप्शन की वजह से हो सकता है, सोरियासिस के अंदर हो सकता है पेशेंट को, सोरियासिस में भी सेल्स की जो टर्नओवर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह लेशनेहान सिंड्रोम के अंदर भी जो एंजाइम जो है हमारे यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करता है, स्प्रेस करता है, वो एंजाइम जो होता है वो म्यूटेड होता है। उसकी वजह से जो यूरिक एसिड है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। अंडर एक्सक्रीशन की बात करें तो मेनली रेनल सिस्टम जो है, अगर वो फेल हो, रेनल फेलियर हो, या लैक्टिक एसिडोसिस में डेवलप पेशेंट चले जाए, या कीटोएसिडोसिस के अंदर पेशेंट हो, या पेशेंट थायराइड्स डायरेटिक्स का इस्तेमाल करा, थायराइड जो होती है हमारी यूरिक एसिड की रीअपटेक को बढ़ा देता है, या एस्प्रिन जो है उसका इस्तेमाल कर रहा हो, तो इन कंडीशन के अंदर यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन कम हो जाती है। दूसरे रिस्क फैक्टर्स की बात किया तो मेल होना इज़ अ रिस्क फैक्टर। इसके अलावा ओबीज होना, मोटा होना, बहुत ज़्यादा खाना, अल्कोहल की बहुत ज़्यादा कंजप्शन करना, फिर रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करना, और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन जो है उनके अंदर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं गोut। इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं तो वैसे तो हम क्या करते हैं, इनिशियली पेशेंट का जो ब्लड सैंपल है, ब्लड के अंदर से हमने सीरम के अंदर से यूरिक एसिड का लेवल चेक करेंगे, वो 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा या इतना भी होगा। इसके अलावा पेशेंट को हम क्या करवाते हैं, एक्सरेज भी करवा सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो बोन ऐसे प्रेजेंट करती है, बोन वहाँ से इरोड हो गई होती है, ख़त्म हो गई होती है, जैसे किसी ने काट के ख़त्म कर दिया हो। तो उसको हम रेड वाइट इरोजन या रेड वाइट लेजन कहते हैं, ESRB रेज होता है। लेकिन इसके अलावा अगर मोस्ट एक्यूरेट की बात की जाए, जो मोस्ट स्पेसिफिक है वो आर्थोसेंटेसिस है। हम साइनोवियल फ्लूइड की स्टडीज़ करवाते हैं, उसके अंदर जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होंगी उनकी अपीयरेंस जो होगी वो नीडल शेप होगी, और बाइफ्रिंजेंस टेंस वो नेगेटिव शो करेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो एक जो जो कि गाउट होता है या मोस्टली एक्यूट में प्रेजेंट करता है, एक्यूट फ्लेयर के अंदर प्रेजेंट करता है, और क्रोनिक होगा तो उसका ट्रीटमेंट सेपरेट होता है। इनिशियली हमारा बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट जो होता है वो पेशेंट की कंप्लेन पेन होती है तो उसमें हम एनसिड्स देंगे। एनसिड्स में भी इंटोमेथासिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। या इसके अलावा पेशेंट अगर तो नॉन कंप्लाइंट है, मतलब पेशेंट एनसिड यूज़ नहीं कर सकता, गैस्ट्रिक अल्सर्स की वजह से, रेनल या लिवर फेलियर की वजह से, या कार्डियोमेगाली की वजह से, एमआई की वजह से, या एनसिस की कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर फिर हम प्रेडनिसोन मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर रिकरेंट हो रहा हो तो फिर हम कॉल्चिसिन को एज अ प्रोफाइलैक्टिक के लिए भी यूज़ करते हैं, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए भी हम कॉल्चिसिन को ऐड करते हैं। लेकिन अगर क्रोनिक में डेवलप हो जाए, पेशेंट क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है, 2 से 1 साल के अंदर 2 से ज़्यादा अगर दफ़ा अटैक हो रहा है तो हम कॉल्चिसिन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस एलोपेरिनोल होता है। लेकिन अगर किसी वजह से एलोपेरिनोल जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो तो फिर हम प्रोबेनिसिड का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन में प्रोबेनिसिड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि सेकंड लाइन ड्रग क्या होती है, वो फिर फिबोक्सटेट होती है। फर्स्ट लाइन हमारे पास एलोपेरिनोल है। इसके अलावा हम पेग्लोटी केस का इस्तेमाल कर सकते हैं, रसबेरी केस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसी तरह अगर एक्यूट फ्लेयर है, सेकंड टू थर्ड टाइम एक्यूट फ्लेयर के साथ प्रेजेंट करता है, तब भी प्रोफाइलेक्टिकली हो, तब भी हम कॉलचिसिन का इस्तेमाल करेंगे प्रोफाइलेक्सिस में भी। तो ये था गाउट।